नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। रोहतास जिले के करगहर प्रखंड अंतर्गत कुसही में सीएम नीतीश कुमार ने बेतिया डीएम दिनेश राय के पिता स्वर्गीय रामायण राय के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार के आगमन पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन पुलिस ने व्यापक इंतजाम भी किए। सीएम नीतीश कुमार के यहां आगमन के साथ कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बड़ी बात है कि सीएम नीतीश कुमार के आगमन पर राजनीति धुरंधरों के बीच आगामी चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। लोगों में चर्चा है कि पुण्यतिथि एक बहाना ही सही, लेकिन ये आगामी विधानसभा चुनाव की जोर आजमाइश है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गनिया के दर्दनाक सड़क हादसे में 31 वर्षीय युवक की मौत से वाहन चालकों में दहशत का माहौल है। घटना के बाद पानी टैंकर गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। मृतक युवक की पहचान अकबर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भवनाथपुर मकंदपुर के अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। मृतक 2 भाइयों में बड़े थे। मृतक अभिषेक प्राइवेट मेडिसिन दवाई कंपनी में काम करते थे। मृतक का 21 फरवरी 2024 को जमुई में शादी हुई थी। शादी को मात्र 9 महीने ही हुए थे और इस दर्दनाक सड़क हादसे में पूरा परिवार सदमे में आ गया। वहीं इस घटना को लेकर परिजनों का कहना है कि अपने बहन के ससुराल बरियारपुर से आ रहे थे। वो अपने बहन को कहकर निकले थे कि मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही करने में पुलिस जुट गई है। जिस पानी के टैंकर से कुचलकर युवक की दर्दनाक मौत हुई है वह नेशनल हाईवे 80 सड़क बना रही कंपनी की गाड़ी है। भागलपुर जिले में मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में बमनुमा और गोली का खोखा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि देर रात स्वर्गीय शंकर चौधरी के पुत्र दीपक चौधरी के घर के समीप बासा में आग लगी थी। रात में दमकल ने आग पर काबू पा लिया था। वहीं जब ग्रामीणों ने सुबह देखा तो जले हुए घर के समीप 5 देसी बमनुमा और 7 गोली के खोखे गिरे हुए मिले। वहीं इतनी संख्या में बमनुमा और गोली का खोखा मिलने से मोहल्ले में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से बमनुमा और गोली को यहां छुपा कर रखा था। वहीं इस मोहल्ले वाले की सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलने के तुरंत बाद सिटी एसपी के रामदास, डीएसपी राकेश कुमार, मधुसूदन थाना अध्यक्ष सफदर अली मौके पर मौजूद मिले। फिलहाल एफएसएल और बम निरोधक दस्ते की मदद से मामले की छानबीन की जा रही है। बमनुमा किस प्रकार का है, इसकी जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। बात करते हैं झारखंड की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा जातीय जनगणना को लेकर लगातार दिए जा रहे बयान पर भाजपा ने जमकर निशाना साधा है। चुनावी दौरे के क्रम में रांची में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर तीखी टिप्पणी की है। भाजपा नेता गौरव वल्लभ और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि राहुल गांधी देश को जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, जो कभी भी पूरा नहीं होगा। बीजेपी मीडिया सेंटर में गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी खुद अपनी जाति बताएं, तब लोगों से पूछें कि आप किस जाति के हैं। जाति जनगणना की शुरुआत राहुल गांधी की जाति से ही शुरू की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके कई उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है कि किसी तरह से राजनीतिक उल्लू सीधा करो, क्योंकि उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो जहां जाते हैं उनके 2 ही काम रहते हैं, देश को जाति में विभाजित करो या देश को धर्म में विभाजित करो।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मेरा तो केवल एक ही सवाल है कि राहुल गांधी आपकी क्या जाति है? हम तो विकास की बात करते हैं, आप अपनी जाति बताइए, अपना धर्म बताइए। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण की 38 सीटों पर प्रचार की अवधि समाप्त हो गई है। साइलेंट पीरियड कहे जाने वाले इस काल में चुनाव प्रचार का कार्य नहीं होगा। मतदान वाले क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए बाहर से गए राजनीतिक नेता कार्यकर्ता यदि उस क्षेत्र में साइलेंट पीरियड में पाए जाएंगे तो कार्यवाही की जाएगी। भारत चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके तहत उस मतदान क्षेत्र से बाहर के लोगों को वह स्थान तत्काल छोड़ देना है। वे ही वहां रह सकेंगे जो उस क्षेत्र के मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस संबंध में आयोग का स्पष्ट गाइडलाइन है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान वाले क्षेत्रों में नहीं रहेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन, होटल आदि की भी जांच की जाएगी। बाहरी लोगों के मिलने पर वैधानिक कार्यवाही होगी। इसमें बीमारी की हालत में शूट के लिए मेडिकल बोर्ड के परीक्षण के परिणाम के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने 23 नवंबर को होने वाले काउंटिंग के लिए कहा कि सभी प्रत्याशी 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक काउंटिंग एजेंट के लिए आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही हर मतदान केंद्र की लाइव निगरानी के लिए मतदान केंद्र के भीतर और बाहर दोनों तरफ कैमरे लगाए गए हैं। मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियां ईवीएम और जरूरी सामग्री लेकर रवाना हो चुकी हैं। रांची जिले में खिजरी विधानसभा क्षेत्र के 413 और सिल्ली के 279 मतदान केंद्रों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। मतदान प्रक्रिया सुचारू रखने के लिए सभी पोलिंग पार्टियों को सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक निर्देश के साथ रवाना किया गया है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। बीजापुर के भैरमगढ़ विकासखंड के फुंडरी में निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल का निरीक्षण करने उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्य का जायजा लिया और इसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने पुल निर्माण के बाद सड़कों के विस्तार के लिए सुरक्षा कैंप स्थापित करने को लेकर कलेक्टर को विशेष निर्देश दिए हैं। फुंडरी में बन रहा यह पुल बीजापुर और नारायणपुर जिलों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा पुल निर्माण के बाद बीजापुर से रायपुर की दूरी भी काफी कम हो जाएगी। इस पुल के माध्यम से बांगौली, बेलनार सहित आसपास के कई गांवों के लोगों को 12 महीने में आसानी से आवागमन की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री का संज्ञान लिया है और राज्य सरकार की तरफ से मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब भी मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगल पीठ ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की बेंच ने चिंता जताई कि बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि कोटपा कानून है तो उसका पालन होना चाहिए। दरअसल 15 नवंबर 2024 को शुक्रवार को छुट्टी के दिन भी उच्च न्यायालय की बैठक हुई। मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार जनरल को मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मामले को जनहित याचिका पीआईएल के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया है। अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र की तरफ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के मुंब्रा, कलवा
विधानसभा उम्मीदवार शरद पवार ने बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ने के बाद घड़ी चिन्ह को लेकर सुनवाई चल रही थी, लेकिन सिर्फ उसमें हमें तारीख पर तारीख मिलते जा रही है। न्याय की कोई किरण हमें नजर नहीं आ रही है। अनिल देशमुख पर जितेंद्र आवाड ने बताया कि पूर्व गृह मंत्री के ऊपर इस तरीके से हमला होना ये पूरी भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई साजिश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अनिल देशमुख यह स्टंटबाजी कर रहे हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि स्टंटबाजी में कोई अपना सर नहीं फोड़ लेगा। जितेंद्र आवाड ने मनोज जरेंगे पाटिल के समर्थन में उतरते हुए कहा कि कालीचरण महाराज द्वारा मराठाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और मनोज जरेंगे पाटिल यह मराठाओं के लीडर हैं और कालीचरण मनोज जरेंगे पाटिल को राक्षस कहते हैं। मैं कहता हूं कि कालीचरण महाराज की मानसिकता दर्शाती है। मुझे तो लगता है कि कालीचरण महाराज या भगवान बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े पर जितेंद्र आवाड ने हल्ला बोल करते हुए कहा कि विनोद तावड़े या देश के बड़े नेता हैं और इतने बड़े नेता हैं कि इस तरीके से पैसे बांटने में लगे हुए हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से पूछे गए सवाल पर अखिलेश के द्वारा चुनाव आयोग को लेटर देने के संबंध पर ब्रजेश पाठक बोले, निर्वाचन आयोग जो भी नियम कानून लागू करते हैं वो सभी दलों के ऊपर लागू होते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी मतदान करेगा उसका वेरिफिकेशन होना ही चाहिए। ये नियम हम सभी लोगों को अभी तक पता है। किसी को भी अपना पहचान पत्र छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब निर्वाचन आयोग के नियम के तहत जो भी आदेश देंगे उसका पालन करते हुए मतदान में जो विभिन्न क्षेत्र के निवासी हैं मतदाता वो उसका पालन करेंगे, वो प्रतिभा करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जो 9 सीटों पर चुनाव है वो 9 की 9 पूरी सीटें हम गठबंधन के साथ जीतेंगे। वहीं शौकत अली के बयान पर उन्होंने कहा कि वह बयान इसलिए देते हैं कि आप लोग उसे चलाते हो, उनका और कोई काम नहीं है। सामाजिक जीवन में हम लोगों को प्रदेश के विकास के लिए नंबर 1 पर लाने के लिए वो काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार मुस्लिम धर्मगुरु और समुदाय के लोगों में यह बिल संशोधन चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बिल संशोधन पर सहारनपुर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। इमरान मसूद का कहना है कि जिस तरह से वक्फ की संपत्तियों के ऊपर सरकार की नजर टिकी हुई है, कहीं न कहीं सरकार की मंशा सही नहीं है। उनका कहना है कि वक्फ की संपत्ति 90% सदियों पुरानी है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। 100 साल 150 साल पुरानी वक्फ के पास संपत्ति है। इमरान मसूद का कहना है कि संविधान के तहत हमें अपने धार्मिक कार्य करने की अनुमति पूरी तरीके से है और उस पर सरकार रोक लगाना चाहती है। वक्फ ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी वक्फ किया जाए या किसी भी संपत्ति को वक्फ के जरिए कब्जा कर लिया जाए। वक्फ वही हो सकता है जो अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति वक्फ को दे। अंबेडकर नगर में कटहरी उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों के रवाना कर दिया गया है। सुबह से ही कर्मचारी इसके लिए अकबरपुर हवाई पट्टी पर पहुंचने लगे। सपा विधायक लालजी वर्मा के बीते लोकसभा चुनाव में सांसद चुन लिए जाने के बाद अब कटहरी सीट पर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। सपा की शोभावती वर्मा, बीजेपी के धर्मराज निषाद और बसपा के अमित वर्मा समेत कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां 425 बूथों पर मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां भेजी जाने लगी हैं। डीएम अविनाश सिंह, एसपी डॉक्टर कौस्तुवादी ने व्यवस्था का जायजा भी लिया है।
मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में कल होने वाले उपचुनाव के मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मुरादाबाद की मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। ये पोलिंग पार्टियां कल कुंदरकी विधानसभा के 225 मतदान केंद्रों और 436 बूथों पर मतदान कराएंगी। कुंदरकी विधानसभा पर 3,83,488 मतदाता हैं, जो कल भाजपा सपा समेत 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं मुरादाबाद के जिला अधिकारी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि मतदान के लिए 436 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कुंदरकी विधानसभा सीट के लिए हमने मतदान केंद्र 225, मतदेय स्थल 436 बनाए हैं। मैनपुरी के 110 विधानसभा करहल क्षेत्र में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए मैनपुरी के नवीन गल्ला मंडी से पोलिंग बूथ परिया रवाना हो चुके हैं। क्षेत्र में मतदान करने के लिए क्षेत्र में 444 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 190 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं, जिसके लिए सीआरपीएफ की 13 बटालियन फोर्स लगाई गई है। कोई निर्वाचन आयोग में चुनाव को संपन्न करने के लिए 9 जोनल मजिस्ट्रेट के अलावा 44 मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि करहल विधानसभा क्षेत्र से 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनकी किस्मत 20 नवंबर 2024 को मतदान पेटिका में कैद हो जाएगी। अगर हम बात करें मतदाताओं की, तो क्षेत्र में 3,82,378 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। चुनाव को निष्पक्ष रूप से करने के उद्देश्य से जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ और क्या खास कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। हगी बरवा वन्यजीव प्रभाग के जंगल में स्थित कन्हैया बाबा स्थान को बुद्ध के 8वें अस्थि स्तूप की मान्यता के परिप्रेक्ष्य में सोमवार को उत्खनन कार्य का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंत्रोच्चार और धम्म पाठ के साथ उत्खनन कार्य का शुभारंभ किया। पुरातात्विक उत्खनन में भगवान बुद्ध के 8वें अस्थि का प्रमाण मिलने के बाद रामग्राम के जरिए महाराजगंज जनपद बौद्ध टूरिज्म के अंतरराष्ट्रीय फलक पर आ जाएगा। बौद्ध ग्रंथों में रामग्राम में बुद्ध की अस्थि का 8वां हिस्सा होने की बात कही गई है। इसके प्रमाण के लिए स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी ने गंभीर प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसके परिणाम से उस स्थान पर उत्खनन के लिए मंजूरी मिल गई है। पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अन्वेषण और उत्खनन अनुभाग ने खुदाई को मंजूरी दी थी और बाद में वन विभाग ने भी अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अमरोहा सीएचसी में भैंसे पर बैठकर रील बनाने पर पुलिस ने दिल्ली के यूट्यूबर को हिरासत में ले लिया है। वह भैंसे के साथ सरकारी अस्पताल में रील बना रहा था। पुलिस ने उससे पूछताछ की है और शांति भंग में उसका चालान कर दिया है। यह मामला रविवार रात शहर के सीएचसी का है। दिल्ली निवासी यूट्यूबर रेहान शहर में अपनी रिश्तेदारी में एक शादी समारोह में गया था। वह भैंसे पर बैठकर रील बनाता है। यही काम वह अमरोहा में भी करने लगा। रविवार रात में भी वह भैंसे पर बैठकर शहर की सड़कों पर घूमने निकल पड़ा। उसने चादर डालकर भैंसे को सजाया है और फिर उस पर सवार होते समय हेलमेट भी लगाया है। टहलते हुए यूट्यूबर के सीएचसी पहुंचते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सीएचसी में मरीज भी थे। मौके पर मौजूद लोग यूट्यूबर को अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। पीछे दौड़ रहे बच्चों के शोर मचाने से सीएचसी में अफरा तफरी मच गई। हंगामा होने की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने यूट्यूबर को हिरासत में ले लिया है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में विवाहित महिला की ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना से परेशान युवक ने अपने ही घर में सुसाइड नोट छोड़ा है और मरने से पूर्व मोबाइल में
वीडियो रिकॉर्ड कर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। दरअसल मामला करबई थाना क्षेत्र और कस्बा क्षेत्र के गांधीनगर इलाके का है, जहां के रहने वाले कुलदीप गुप्ता ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और उसकी अग्रिम कार्यवाही भी शुरू कर दी है। आत्महत्या करने से पहले मृतक ने 6 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़कर आत्महत्या की वजह स्पष्ट की है। साथ ही मरने के पूर्व एक वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। सुसाइड नोट में आत्महत्या करने के पीछे थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी विवाहिता महिला और उसके पति को जिम्मेदार ठहराया गया है। मरने से पूर्व छोड़े सुसाइड नोट में मृतक ने आरोप लगाया है कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी महिला 2 वर्ष पूर्व उसके संपर्क में आई और धीरे धीरे दोस्ती करने के उपरांत उससे संबंध बनाए और संबंध बनाने का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगी। जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की छात्राओं ने देर रात जमकर हंगामा किया। छात्राओं ने हॉस्टल के बाथरूम में कैमरा होने के आरोप में ये बवाल खड़ा कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। बवाल बढ़ने के बाद वाइस चांसलर वंदना सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर हॉस्टल और बाथरूम की छानबीन की, लेकिन कोई कैमरा बरामद नहीं हुआ। पूरा मामला जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मीराबाई गर्ल्स हॉस्टल का है। सोमवार की देर रात हॉस्टल में रहने वाली कुछ छात्राओं के पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आई, जिसमें कहा गया कि आपके बाथरूम में कैमरा लगा है, बात करिए नहीं तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इतना सुनते ही छात्राओं के पैरों तले जमीन खिसक गई और छात्राएं रोने लग गईं। करीब 30 साल से फरार 25,000 रुपयों के इनामी आतंकी को एटीएस देवबंद ने श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया है। 1994 में जमानत के बाद से ही फरार हो गया था आतंकी मुस्तफा बानी। एटीएस देवबंद की टीम ने श्रीनगर से किया आतंकी को गिरफ्तार। एटीएस देवबंद ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आतंकी नजीर अहमद उर्फ मुस्तफा बानी उर्फ जावेद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है। नजीर अहमद उर्फ मुस्तफा बानी 1993 में देवबंद में विस्फोट का आरोपी है और 1994 में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था। एटीएस तभी से उसकी तलाश में जुटी हुई थी। वही सुरक्षा बलों से बचने के लिए हलिया और नाम बदलकर अलग अलग स्थान पर रह रहा था। मीडिया को जानकारी देते हुए एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि स्थानीय वारंट पर जो कि कोर्ट द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया था, अब उसे श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा। मैनपुर के थाना एलाऊ क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में रहने वाली 24 वर्षीय दलित युवती कुमारी शोभा गांव में ही समूह सखी के पद पर कार्यरत थीं, जो कई समूह उसकी देखरेख में चलते थे। जितना भी लेन देन होता था शोभा के कहने पर ही होता था। बीते 3 साल पूर्व हुसैनपुर निवासी गोविंद उर्फ रामू अपना प्राइवेट स्कूल चला रहे थे, जिसकी कमरों पर लेटर पढ़ने के लिए गोपाल ने शोभा से समूह के माध्यम से ब्याज पर लोन लिया था, जिसे गोपाल देने का नाम नहीं ले रहा था, जिसको लेकर शोभा और गोपाल में कई बार कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर थाना एलाऊ पुलिस को कई बार शिकायत की गई। इसके बाद भी दबंग ठाकुर गोपाल और उसके साथियों के विरोध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप गांव में पंचायत भी कराई गई। तो गांव में पंचायत के समय गोपाल ने पहले तो कर्ज देने से हाँ कर दिया, उसके बाद वह जाट सूचक गालियों को देते हुए वहां से जान से मारने की धमकी देते हुए पंचायत से चला गया। इसकी भी जानकारी 1 तारीख के माध्यम से थाना एलाऊ व उच्च अधिकारियों को दी गई थी। कोई भी कार्यवाही न होने पर शोभा चुपचाप बैठ गई, लेकिन बीते 16 नवंबर को दावत खाने के बहाने पुंडरी निवासी मंजुला के घर गई हुई थी, जहां वह नहीं पहुंची, जिसे राम व उसके साथियों ने रास्ते में अपहरण कर उसकी पीट कर गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी।
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में वायु प्रदूषण लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनता नजर आ रहा है। आसमान में दोपहर के समय भी धुंध इस कदर छाई रहती है कि जैसे शाम हो गई हो। उसकी बड़ी वजह यह है कि दूषित आबो हवा है। हापुड़ की AQI की बात करें तो यहाँ AQI लेवल सबसे खराब श्रेणी में है, जिसकी वजह से सांस के रोगियों व बच्चों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। जिसके मद्देनजर हापुड़ जिलाधिकारी ने कक्षा 12 तक के विद्यालयों का एक दिन का अवकाश भी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि जनपद में बढ़ते प्रदूषण की वजह से बच्चे व सांस के रोगियों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ की आबोहवा लोगों की सांसें रोक रही है। सबसे ज्यादा परेशानी खास कर बच्चों और बड़े बुजुर्गों को हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जिला को मिली एंटी स्मॉग गन नगर पालिका परिसर में खड़ी धूल फाक रही है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। कानपुर देहात में अवैध तरीके से हो रहे डीजल पेट्रोल के कारोबार पर अफसरों ने छापामारी की। एसडीएम सर्वेश सिंह और जिला विपणन अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने देर रात 2 जगह पर छापेमारी की। दोनों जगह पर भारी मात्रा में अवैध तरीके से डीजल पेट्रोल का भंडारण पाया गया। 3 टैंकरों के साथ भारी मात्रा में बरामद हुआ पेट्रोलियम पदार्थ। डीएम के आदेश पर एसडीएम और जिला विपणन अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यवाही की है। पूरे मामले में 8 लोगों पर हुई नामजद एफआईआर। 3 टैंकरों के साथ भारी मात्रा में डीजल पेट्रोल भी बरामद हुए हैं। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के देवीपुर पुलिस चौकी के पास ही ये डीजल पेट्रोल का अवैध भंडारण पकड़ा गया है। लखनऊ में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता अंडर 17 बालक बालिकाओं की एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन 26 नवंबर से 30 नवंबर तक शुरू होगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में ये शुरू होगा। विगत वर्ष इसी प्रतियोगिता के अंडर 14 वय वर्ग के बालक बालिकाओं की प्रतियोगिता लखनऊ में आयोजित हुई थी। अंडर 17 वय वर्ग की स्कूली गेम्स की एथलेटिक प्रतियोगिता लखनऊ में पहली बार आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और तथा कतिपय संगठन, सोसाइटीज सहित कुल 45 इकाइयों की टीमों के लगभग 3,960 बालक बालिका कोच एवं टीम मैनेजर द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। प्रत्येक यूनिट में 42 बालक और 42 बालिका के साथ ही दो कोच एवं मैनेजर होंगे। साथ ही एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामित 20 विशेषज्ञ तथा राज्य के एथलेटिक्स के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य विशेषज्ञ भी सम्मिलित होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।